हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये सेशन आरआरबी में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के जीएस के प्रश्नों से संबंधित सीरीज का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1972। तो भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1972 में। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। यानी कि पुरी ये कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और रथ यात्रा उत्सव का जो सेलिब्रेशन है ये जगन्नाथ मंदिर यानी कि पुरी में ही किया जाता है। रथ यात्रा उत्सव को उड़ीसा यानी कि पुरी में मनाया जाता है। कलिंग राजा अनंत वर्मन चोलगंग देव ने इसका जो निर्माण है ये आरंभ कराया था। किसका? जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन चोलगंग देव ने आरंभ कराया था। तो जगन्नाथ मंदिर ये संबंधित किससे है? गंग वंश से संबंधित है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा नदी। यानी कि जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसका नाम जो है क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं पद्मा नदी। हैदराबाद और सिकंदराबाद ये दोनों जो शहर हैं ये जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। तो जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद इन दोनों को जुड़वा शहर कहते हैं। महाभारत का जो प्राचीन नाम है इसको क्या कहते हैं? जय संहिता। तो जय संहिता क्या है? महाभारत का एक प्राचीन नाम है। सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। अगर हम वेदों की संख्या की बात करें तो कुल कितने वेद हैं? कुल 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो सबसे अंतिम वेद है। अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। ये सबसे प्राचीन है और इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को ये समर्पित है। और इसमें एक मंत्र है गायत्री मंत्र। सावित्री देवता को समर्पित एक गायत्री मंत्र। तो ये किस मंडल में है? ये इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित एक गायत्री मंत्र है। किसमें? ऋग्वेद में। और इसके 9वें मंडल की बात करें, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख देखने को मिलता है। देवता सोम इनका जो उल्लेख है वो इनके 9वें मंडल में देखने को मिलता है। अगर हम 10वें मंडल की बात करें, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन देखने को मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। तो इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त को यानी कि तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और इनके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। अब हम बात कर लेते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद इसमें मंत्र और बलि से संबंधित नियमों का जो है उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। और सामवेद ये भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यानी कि सामवेद इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसको? अथर्ववेद को। अथर्ववेद ये जो वेद है ये अंतिम वेद है। जो दूसरा वेद है ये कौन सा है? यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ये सौंपता है उपराष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगर हम बात करें अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? अभी वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें नंबर की हैं। कौन से नंबर की? 15वीं नंबर की द्रौपदी मुर्मू। ये संथाल जनजाति से संबंधित हैं।
अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें, ये वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ को 14वां उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इनके लिए 14वां उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हजामती दर्पण। हजामती मतलब दाढ़ी बनाने वाला शीशा। दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण ये क्या होता है? अगर हम अवतल लेंस क्या होता है? जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। तो अवतल दर्पण को अगर हम बीच से काट दें और इसकी एक सतह को पॉलिश कर दें, ये जो सतह है इस पे अंदर से पॉलिश कर दें यहाँ से, तो ये अवतल दर्पण बन जाता है। तो ये हजामती प्रयोग यानी कि दाढ़ी बनाने के प्रयोग में लाया जाता है और ये परावर्तक का कार्य करता है। ये जो पॉलिश होती है ये क्या करती है? जो इस पे प्रकाश पड़ता है उसको परावर्तन उसका कर देता है। तो अवतल दर्पण में ये जो पॉलिश वाली जो लेयर है अंदर से पॉलिश करते हैं, ये एक परावर्तक का कार्य करती है। तो हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का जो असली नाम है ये है रामतनु पांडे। तो तानसेन ये मुगल सम्राट अकबर के दरबार के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और उन्हें उनके नवरत्नों में से एक माना जाता था। और इनके जो गुरु थे ये कौन थे? सूफी संत मोहम्मद गौस। इनके गुरु थे सूफी संत मोहम्मद गौस। तो ये किनके गुरु थे? ये थे तानसेन के गुरु। तो मुगल सम्राट अकबर के दरबार के एक प्रसिद्ध ये संगीतकार थे। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो के मंदिर। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराने हैं। यानी कि इनकी अगर हम बात करें कि ये कितने पुराने हैं, तो इनका जो संबंध है वो लगभग 1000 वर्ष पुराना है खजुराहो मंदिर का। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित हैं। जो खजुराहो के मंदिर हैं ये एमपी के छतरपुर ज़िले में स्थित हैं। छतरपुर ज़िले में स्थित हैं और इनको चंदेल शासकों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? चंदेल शासक। और यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको शामिल किया गया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल कब किया गया था? 1986 में। खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाथी गुम्फा। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और जिसे खारवेल शासकों ने बनवाया था। जिसे किसने बनवाया? खारवेल ने बनवाया था। तो हाथी गुम्फा ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। गोकक झरना। यह बेलागावी यानी कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। यानी कि बेलगांव जिला है कर्नाटक में, इसमें स्थित है कौन सा? गोकक झरना। तो गोकक जलप्रपात जो है वो कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में स्थित है। और ये नदी की अगर हम बात करें तो कौन सी नदी है? घटप्रभा नदी पर स्थित एक गोकाक शहर है, उसमें स्थित है। तो इसको बोलते हैं गोकक झरना। कर्नाटक में बेलगांव जिले में स्थित है। अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है ये क्या है? SO2 और NO2। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक SO2 और NO2। गुड अर्थ पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन है? पर्ल एस बक। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल ये कौन सी है? ये है पृथ्वी। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जो था ये था जलालुद्दीन अकबर। यानी कि अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन अकबर। तो इसने सामाजिक सुधार करने वाला इसको प्रथम मुसलमान यानी कि मुसलमान शासक माना जाता है जलालुद्दीन अकबर के लिए। अकबर जो है वो मुग़ल वंश का तीसरा शासक था। अकबर मुग़ल वंश का तीसरा शासक था। इसके अगर कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल इसका रहा था 1542 से लेके 1605 तक रहा था। इनको
अकबर महान के नाम से भी जानते हैं। अकबर जो है इनको अकबर महान भी कहते हैं और ये हुमायूं के पुत्र थे। किसके? हुमायूं के। और अगर हम बात करें मुग़ल वंश की, तो मुग़ल वंश का जो संस्थापक है ये माना जाता है बाबर को। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का जो बेटा था वो कौन था? हुमायूं। हुमायूं, और हुमायूं का जो बेटा ये कौन? अकबर। आगे बढ़ते हैं। आयात निर्यात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आयात निर्यात बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। 1948। तो ट्रांजिस्टर इसका आविष्कार किया था विलियम शैक्ले ने। विलियम शैक्ले के नेतृत्व में इसका जो है निर्माण किया गया था, और दो अन्य वैज्ञानिक थे, जॉन बर्दीन और वॉटर व्रेटन नामक दो वैज्ञानिकों की मदद से विलियम शैक्ले ने ट्रांजिस्टर का जो निर्माण है वो 1948 में किया था। आगे बढ़ते हैं। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर इनके दरबार के 9 रत्नों में एक थे, टोडरमल। तो ये इनके एक राजस्व मंत्री थे। कौन? टोडरमल। तो अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितने किलोमीटर होता है? ये होता है 12,714। अगर हम पृथ्वी को बनाएं तो ये क्या होती है? ये इसके ध्रुव होते हैं, और ये इसका कहलाता है विषुवतीय या भूमध्यरेखीय व्यास कहलाता है, और ये ध्रुव होता है। यानी कि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी सी क्या चपटी होती है, इसकी आकृति पूरी तरह से गोल नहीं होती है। तो इसका जो ध्रुवीय व्यास अगर हम देखें तो ये 12,714 है। और ये जो व्यास देखें हम, कौन सा? विषुवतीय या भूमध्य रेखीय व्यास, ये कितना होता है? ये होता है 12,756 किलोमीटर। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इससे ये पता चलता है कि जो पृथ्वी है ये ध्रुवों पर थोड़ी क्या है? चपटी है। तो ये ध्यान रखना है, पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास होता है वो 12,714 है किलोमीटर में, और इसका विषुवतीय या भूमध्य रेखीय जो व्यास है ये कितना है? 12,756 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। लोहे का निष्कर्षण कौन से अयस्क से किया जाता है? तो लोहे का जो निष्कर्षण है ये एक अयस्क है, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट से जो है लोहे का निष्कर्षण किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नहाबा शेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, और ये मुंबई में स्थित है। तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? नहाबा शेवा बंदरगाह है। और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह भी है। क्या? कंटेनर बंदरगाह। कंटेनर बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है नहाबा शेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, और ये मुंबई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ये किया गया था 19 जुलाई 1969 में। तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। इसका जो गठन हुआ था ये 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। तो संविधान सभा का गठन, अगर हम इसके गठन की बात करें, संविधान सभा, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और पहली बैठक में ही सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया था। और इसकी जो दूसरी बैठक हुई थी ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसकी दूसरी जो सभा हुई थी इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया गया था। और जो इसकी तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की ये हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, और 13 दिसंबर 1946 को ही
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो संविधान सभा है ये कैबिनेट मिशन के आधार पर इसका गठन किया गया था और गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। तो भारत का प्रथम नागरिक ये राष्ट्रपति होता है और ये सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च नागरिक भी होता है, यानी कि जो सशस्त्र सेना है उसका सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति, अगर हम इनकी बात करें, भारत का प्रथम नागरिक तो होता ही है और पहले राष्ट्रपति कौन रहे हैं? प्रथम जो राष्ट्रपति हैं ये बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अगर हम बात करें भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति, तो पहली महिला राष्ट्रपति ये कौन हुई है? ये हुई हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। और दूसरी महिला की अगर हम बात करें जो कि वर्तमान में अभी हैं 15वें नंबर की, ये कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू को 15वें नंबर की भारत के राष्ट्रपति जो है नियुक्त किया गया है। ये संथाल जनजाति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि को किस में मापा जाता है? ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में, यानी कि ध्वनि की जो तीव्रता है इसका मात्रक क्या है? डेसिबल। अगला प्रश्न, गांधी जी का जन्म जो है गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि गांधी जी का जन्म गुजरात के किस स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था? तो ये पोरबंदर इसका सही हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश इसका जो संस्थापक था ये था श्री गुप्त। बांग्लादेश की मुद्रा, इसको पूछा गया है, बांग्लादेश की जो मुद्रा है इसका नाम क्या है? टका है। नेक्स्ट, सिनेवार, ये एक अयस्क है, ये किसका अयस्क है? तो पूछा गया था कि पारे का अयस्क कौन सा है? तो पारे का अयस्क जो है वो कौन है? सिनेवार। अगला प्रश्न है, करो या मरो का जो नारा है वो किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया था। या ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि करो या मरो का नारा कब दिया गया था? तो करो या मरो का जो नारा है वो दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसको हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं क्योंकि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा देशवासियों को जो है आह्वान करते हुए कहा गया था कि करो या मरो। तो ये जो है कब इन्होंने आह्वान किया था? 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक, यानी कि मुंबई का एक ग्वालियर टैंक मैदान है, यहाँ पर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए देशवासियों से महात्मा गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो। तो इसलिए इसको जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो करो या मरो ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। तो भारत की जो राजधानी है दिल्ली कब बनी? ऐसा प्रश्न आता है। ये बनी 1912 में, 1912 में। उस समय के भारत के एक शासक थे जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को, कब? 12 दिसंबर 1911 को एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के द्वारा जो है घोषणा की गई थी कि कोलकाता जो भारत की राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की जाएगी। तो ये जो घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911 को हुई थी और 1912 में भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई और दिल्ली को 13 दिसंबर 1931 को आधिकारिक तौर पर राजधानी घोषित किया गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो दिल्ली है वो 1912 में भारत की राजधानी बना और उससे पहले भारत की जो राजधानी थी वो क्या हुआ करती थी? कोलकाता हुआ करती थी।
लेकिन जॉर्ज पंचम ने एक दिल्ली समारोह यानी कि दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में, उसमें घोषणा की गई थी और भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली बना दी गई। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के कटाव का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है? मिट्टी के कटने का जो मुख्य कारण है वो सबसे ज़्यादा कारण है जंगलों का कटना। अगर जंगलों को काट लिया जाएगा तो मिट्टी जो होगी वो उसका कटाव ज़्यादा हो जाएगा, तो मुख्य कारण हो जाएगा इसमें जंगल का कटाव। हेलविड का जो भव्य मंदिर है ये किसके द्वारा स्थापित कराया गया था? तो हेलविड ये कराया गया था होयसल शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? होयसल राजवंश के शासक थे, तो होयसलाओं के द्वारा हो जाएगा। कौन सा? ये होयसल राजवंश, तो होयसलाओं के द्वारा इसको स्थापित कराया गया था। हेलेविड भारत के कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित एक बस्ती है। ये कर्नाटक जो राज्य का एक जिला है हासन, उसमें स्थित एक बस्ती है जो कि होयसल राजवंश की कभी राजधानी हुआ करता था। होयसल राजवंश की राजधानी था हेलेविड। तो यहाँ का जो भव्य मंदिर है ये होयसल राजवंश के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो ध्यान में रखना है हेलविड का भव्य मंदिर। आगे बढ़ते हैं। चाय अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में उगाई जाती है। चाय जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही उगाई जाती है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होता ठंडे प्रदेशों में। कांच से गुजरने पर प्रकाश के बैगनी रंग की गति धीमी होती है, यानी कि यहाँ पे ऐसा प्रश्न पूछा गया होगा कि कांच में गुजरने से जो प्रकाश है वो कौन से प्रकाश की गति सबसे धीमी हो जाती है। तो अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रिज्म यानी कि कांच में एक कोई श्वेत प्रकाश है ये गुजारा जाता है, तो इसकी जो इस टाइप से ये क्या है 7 रंगों में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक रेनबो बन जाता है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसको 1 मान लेते हैं। 7 रंगों में ये जाता है, तो ये एक फॉर्म बन जाती है। नीचे से ऊपर को अगर हम देखें तो ये प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैजनी हपी नाला। क्या बोलते हैं? बैजनी हपी नाला, या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये होता है विबग्योर, VIBGYOR। ये नीचे से ऊपर बढ़ने के क्रम में अगर हम देखें तो पहला ये जो प्रकाश होता है ये कौन सा है? बैजनी, मतलब बैगनी कलर। जा से क्या हो जाएगा? जामुनी, नी से नीला, और हा से हरा, और पीला, ये ना से ये क्या हो जाएगा? नारंगी, और ला से क्या हो जाएगा? लाल। तो बैजनी हपी नाला ये क्रम ऐसा होता है जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है। तो बैजनी हपी नाला के फॉर्म में ये नीचे से ऊपर की ओर प्राप्त होता है। बैजनी है ना, बैजनी ये हो जाएगा बैगनी, और फिर जामुनी, नीला, हरा, पीला, और ये हो जाएगा नारंगी, और ये हो जाएगा लाल। इंग्लिश में अगर हम बात करें ये वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर कौन सा हो जाएगा? ब्लू, और G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, और R फॉर रेड। तो विबग्योर या बैजनी हपी नाला के फॉर्म में। तो ये जो सबसे नीचे कौन सा है बैजनी में? ये बैगनी कलर, बैगनी या वॉयलेट कलर। तो वॉयलेट कलर जो है सबसे पहले सबसे नीचे प्राप्त होता है, इसकी जो गति है सबसे धीमी पड़ जाती है, और सबसे तेज कौन सा जाता है? सबसे ऊपर वाला अगर हम देखें तो लाल कलर। तो इसकी जो स्ट्रेंथ रहती है, जिसको हम तरंग दैर्ध्य के रूप में अगर हम बात करें इसकी, तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी होती है? रेड की होती है, सबसे दूर। इसीलिए रेलवे की जो लाइन जो सिग्नल होते हैं वो लाल सिग्नल, जो खतरे का निशान बनाया गया है, क्योंकि उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है और उसको काफ़ी दूरी से देखा जा सकता है। तो इसलिए रेड सिग्नल बनाया जाता है जिससे कोई भी व्यक्ति उसको काफ़ी दूरी से देख सके, क्योंकि इसका जो चाल होती है इसकी वो सबसे अधिक होती है। यानी कि एक फॉर्मूला होता है V बराबर n लैम्डा, V = n लैम्डा। लैम्डा होती है ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, n क्या होती है? ये इसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति होती है, V होता है इसकी वेलोसिटी या वेग।
तो v बराबर एन लेमडा से अगर उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी तो उसका वेग भी अधिक होगा। तो रेड कलर का जो तरंग दैर्ध्य होती है लैम्डा, ये क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है। अगर हम वहीं बैगनी रंग की बात करें यानी कि वायलेट की, तो इसकी जो लैम्डा होती है वो लेस होती है, इसलिए जो वेलोसिटी होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तरंग दैर्ध्य के। तो यहाँ पर ये था कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैगनी रंग की जो गति है वो सबसे धीमी हो जाती है और सबसे ज़्यादा गति किसकी होती है, वो रेड कलर की होती है, जैसा कि अभी हमने प्रिज्म से प्रकाश को गुजारने के बाद देखा था। तो आपको यहाँ पर ये देखना, ध्यान में रखना है वेजनी हफी नाला वाला कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। जापान की करेंसी एन है। जो जापान है इसकी करेंसी को क्या बोलते हैं, एन। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो कई बार अयस्क जो रहते हैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये ध्यान में रखना है। चीन जो है वो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बेसिन की जो संधि है वो अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षर किया था किस पे, बेसिन की संधि पर। तो ये अंग्रेज और पेशवा इन दोनों के बीच हुई थी बेसिन की संधि। और ये कब हुई थी, ये हुई थी 31 दिसंबर 1802 को, 1802 में पुणे के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे इनके बीच और किसके बीच हुई थी, अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि। अगला प्रश्न है, फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। तो ये स्टडी के ऊपर भी काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि फलों की स्टडी को क्या कहते हैं, पक्षियों की स्टडी को क्या कहते हैं। तो फलों की जो अध्ययन है, फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो दिल्ली चलो इसका नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बिहू असम राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। जो बिहू है ये लोक नृत्य है, तो इसका जो संबंध है वो असम राज्य से है। तो जनरली हमें जो लोक नृत्य हैं ये एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाते हैं, तो इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिहू का जो संबंध है ये किस राज्य से है, असम राज्य से है। भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नागल जो बांध है ये किस नदी पर है, सतलुज नदी पर बनाया गया है। और इस बांध के पीछे बनी झील का जो नाम है वो कौन सा है, गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर जो झील है वो सतलुज नदी के बनाई गई है, गोविंद सागर झील। इसका निर्माण सतलुज नदी के पास ही किया गया है, भाखड़ा नागल डैम के पीछे। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किए गए थे। तो अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किए गए थे, 1961 में। ध्यानचंद स्टेडियम ये कहाँ स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। तो टीपू जो सुल्तान है ये कहाँ का शासक था, मैसूर का एक शासक था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो नाटो का मुख्यालय ये कहाँ स्थित है, ब्रुसेल्स में है। नाटो की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी नाटो की, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो ध्यान में रखना है वर्तमान में जो नाटो के अध्यक्ष हैं ये हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और अभी अगर हम करंट से इसको जोड़ के देखें तो अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल करने की जो है मंजूरी अभी दे दी है। तो ध्यान में रखना है स्वीडन और फिनलैंड इन दोनों को अमेरिकी संसद का एक उच्च सदन है सीनेट, उसने नाटो में शामिल करने की मंजूरी अभी वर्तमान में दे दी है। तो नाटो मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। बटरफ्लाई शब्द का जो संबंध है वो किस खेल से है, तैराकी से है। तो हमें कई बार विभिन्न खेलों से संबंधित उनकी शब्दावलियाँ एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाती हैं। तो बटरफ्लाई इसका जो संबंध है ये किससे है, तैराकी से है। एक अश्व शक्ति
किसके बराबर होती है? ये 746 वाट के बराबर होती है। यानी कि अश्व मतलब यहाँ पर घोड़े से लिया गया है। एक अश्व शक्ति, एक घोड़े की शक्ति के बराबर इसको मापा गया है। ये एक्चुअली यूनिट है किसकी? शक्ति की यूनिट है। बट अगर हम शक्ति का एसआई मात्रक इसकी बात करें तो शक्ति का जो एसआई मात्रक है ये क्या होता है? वॉट होता है। क्या होता है? वॉट। तो एसआई यानी कि शक्ति की मापन इकाई का एसआई यूनिट है वॉट। और अश्व शक्ति ये भी क्या है? शक्ति का ही मापन का इकाई है और इसका जो मान होता है वो 746 वाट होता है। इसको भी कई एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलता है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था? तो आगरा का जो किला है उसके अंदर एक मोती मस्जिद है, उसका निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये प्रश्न भी कई एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलता है। तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। रंगा या टांका, रांगा या टांका जो है वो मिश्र धातु है। किसकी मिश्र धातु है? टिन और सीसा की। तो टांका या रांगा ये एक टिन और सीसा की मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। और अगर हम बात करें इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला जो कि भारत और एशिया की पहली महिला, ये पहला भारतीय मिहिर सेन था। और हम बात कर रहे हैं पहली भारतीय और एशिया की पहली महिला, वो कौन बनी थी? ये बनी थी आरती शाह। आरती शाह। तो आरती शाह भारत और एशिया की पहली महिला इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रसिद्ध तैराक थी। और पुरुष की बात करें तो पहला भारतीय ये कौन थे? मिहिर सेन। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है वो कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया इनको बोला जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। बजट शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। या ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस नदी पर बनी हुई है? तो इसका जो निर्माण है ये कराया गया है नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा नदी पर, गुजरात। तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है सरदार सरोवर बांध। और यहाँ पर स्थित एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। सरदार सरोवर बांध से लगभग 3.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक साधु बेट द्वीप है, उस पर स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक स्टैचू है जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 182 मीटर। आगे बढ़ते हैं। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो पहला राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार ये दिया गया था मदर टेरेसा को। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। तो निम्न में प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण कौन है? ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो ये क्या हो जाएगा? रबड़ जो है वो एक नेचुरल है, प्राकृतिक बहुलक है। गेट यानी कि GATTE, गेट का पूर्ण रूप यानी कि इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, ये क्या हो जाएगा? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, गेट। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। चकमा शरणार्थी हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो चकमा शरणार्थी ये बांग्लादेश से संबंधित है। सार्क का मुख्यालय, सार्क जो देश हैं इनका एक ग्रुप है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में स्थित है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न भी कई एग्जामों में बार बार देखने को मिल जाता है कि कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से
पकाने के लिए एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन यानी कि मृदु लोहा इसका प्रयोग करते हैं। टी शब्द का जो संबंध है ये किससे है, गोल्फ से। तो अभी हमने बताया था कि जो खेल होते हैं इनसे संबंधित जो शब्दावलियाँ होती हैं इनको भी एग्जाम में, अभी जैसे हमने बात करी थी किसकी, बटरफ्लाई का जो संबंध है वो किससे है, तैराकी से। और जो टी शब्द है इसका संबंध किससे है, गोल्फ से है इसका संबंध। अब हम आगे बढ़ते हैं। बॉय स्काउट आंदोलन, बॉय स्काउट आंदोलन के जो संस्थापक ये कौन थे, बेडेन पावेल। आगे बढ़ते हैं। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक ये कौन थे, ये हैं अरुण शौरी। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था, ऐसा प्रश्न आएगा कि संपूर्ण जो संविधान है वो कब लागू किया गया था। ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और फिर एक पूछा जाता है कि जो संविधान है वो अंगीकृत कब किया गया था, अंगीकृत या कह सकते हैं इसको पारित। तो ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान जो है वो पारित यानी कि इस दिन संविधान सभा में जो सदस्य थे उनके द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था, यानी कि हस्ताक्षर कर दिए गए थे। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत या पारित कब किया गया था, ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और जो भारतीय संविधान था यानी कि जो पूर्ण तरह से अगर हम लागू की बात करें तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इस्पात संयंत्र की जो बात्या भट्टी होती है उसमें उत्पादित होने वाला जो लोहा होता है वो किस प्रकार का होता है, ढलवा लोहा। माइक्रोफोन का जो आविष्कारक है ये किसको माना जाता है, तो माइक्रोफोन इसका जो आविष्कार किया था ये किसने किया था, ग्राहम बेल ने। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।